देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने 9 अक्टूबर की देर रात दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन भारतीय व्यापार जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रतन नवल टाटा भारत के एक ऐसे रत्न हैं जिनकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। सफलता और सौम्यता का दूसरा नाम रतन टाटा ने अपने जीवन में ऐसे कई कार्य किए हैं जिसे शायद ही कोई भूल सकता है। भले ही देश ने एक अद्भुत नेता को खो दिया है, लेकिन उनका महान व्यक्तित्व भविष्य की पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज हम रतन टाटा के उतार चढ़ाव भरे सफर पर एक नजर डालेंगे। रतन टाटा। How would Ratan Tata like to be remembered? Very quickly, what I said earlier, I'd like to be remembered as a person who made a difference. भारत के रतन की कहानी। आखिर डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ। जी हाँ, रतन टाटा का जन्म तो काफी नामी परिवार में हुआ, जो कि गुजरात के सूरत में रहने वाला एक कारोबारी परिवार था। लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, वे विदेश में भी पढ़े, लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन कहीं न कहीं बचपन में ऐसे हालातों से सामना हो गया था कि उसकी आदत यहाँ भी काम आई। कठिनाइयों और परेशानियों से मुंह मोड़ने के बजाय उन्होंने हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। जी हाँ, ये कहानी है देश के उसी महान बिजनेसमैन की जिन्होंने देश के लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। कहा जाता है कि रतन टाटा को उन्होंने गोद लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई। वहीं रतन टाटा के पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनल स्कूल से की थी। इसके अलावा साल 1962 में अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आखिर में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया था। देश के सबसे बड़े कारोबारी रतन टाटा की शादी नहीं हुई। जी हाँ, वो ताउम्र कुंवारे रहे। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने ये खुद बताया था कि वो शादी करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। In a job like mine, that you welcome being alone, you seldom have time by yourself, and the times to do feel lonely. उन्होंने कहा था कि 1962 में उन्हें एक लड़की से प्रेम हुआ था जिससे वो शादी करने वाले थे, लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद लड़की की फैमिली ने उन्हें भारत आने से मना कर दिया, जिसके चलते शादी नहीं हो पाई और रतन टाटा ताउम्र कुंवारे रहे। रतन टाटा व्यापारी घराने से थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में प्रभारी निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए थे। जब उन्हें ये कमान सौंपी गई, उस वक्त कंपनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर नेल्को कंपनी को न ही केवल मुश्किलों से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी भी बढ़ाने में सफल रहे। हालांकि उस दौरान इमरजेंसी और आर्थिक मंदी की वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद फिर साल 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का भी सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। हालांकि इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। दरअसल ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी और अंत में इसे भी बंद करना पड़ा था। लेकिन तमाम कठिनाइयों और परेशानियों के बाद भी रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। ऐसा कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा था।
अब भले ही जिन 2 कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बाद में बंद करनी पड़ी, लेकिन इस दौरान रतन टाटा के परिवार को उनकी काबिलियत समझ में आ गई थी, क्योंकि उस बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफ़ी हद तक ऊपर उठाया था। उनके काम और लगन को देखते हुए जे.आर.डी. टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। बता दें कि उस समय तक उनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए उनका काफ़ी विरोध भी हुआ था और वो दौर भी उनके लिए एक मुश्किल भरा दौर था। लेकिन रतन टाटा के जज्बे का कोई मोल नहीं था। वो वाकई में अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। साल दर साल वो नए आयाम लिखते गए। इसी तरह साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज और इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके बाद टाटा ग्रुप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ता गया। रतन जी की अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई पहचान दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। बता दें कि साल 1991 के बाद उन्होंने चेयरमैनशिप संभाली तब देश पूरा बदल चुका था। उन्हें एक तरह से कांटों भरा ताज मिला था। हालांकि उस बदलते दौर में टाटा ग्रुप को संभालना और बढ़ाना बहुत बड़ी बात थी, जिसे टाटा ने बखूबी निभाया। 1996 में रतन टाटा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए टेलीकॉम बिजनेस में कदम रखा और टाटा टेली सर्विसेज की शुरुआत हुई। वहीं साल 1998 में रतन टाटा ने भारत की पहली स्वदेशी मेड इन इंडिया पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की। अपनी आइकॉनिक डिज़ाइन और किफ़ायती दाम के चलते टाटा इंडिका ने भारत में खूब लोकप्रियता पाई और टाटा मोटर्स को एक नया मुकाम दिलाया। अगर बात करें साल 2002 की तो टाटा सन्स ने BSNL का अधिग्रहण किया और टाटा कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई। इसी के साथ साल 2008 में तो टाटा ने कमाल ही कर दिया। इस बार उन्होंने भारत में आम भारतीय के कार का सपना पूरा करने के वादे को पूरा किया और 1 लाख रुपए में टाटा नैनो कार लॉन्च कर दी। टाटा नैनो न केवल सड़कों पर उतरी बल्कि बाजार में इसने प्रतिद्वंदियों को बजट कार लाने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि साल 2012 में करीब 21 साल के बाद रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन टाटा ग्रुप को उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। इसके बाद वे टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर भारत में गरीब लोगों के जीवन स्तर को और बेहतर करने के लिए काम करते रहे। गरीबों के मसीहा और बड़े समाज सेवी रतन टाटा ने अपनी कमाई का 60 से 70% हिस्सा दान कर दिया था। जमशेदजी टाटा के बाद वे सबसे बड़े दानवीरों में से एक थे। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने सर रतन टाटा ट्रस्ट की स्थापना भी की थी, जो कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित चैरिटेबल फाउंडेशन में से एक है। टाटा समूह ने भारत में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बेहतर बनाने में अहम योगदान दिया। टाटा समूह ने IIT बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए का दान दिया। साथ ही सीमित संसाधनों वाले लोगों और समुदायों के लिए टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन यानी TCDT का गठन किया। बता दें कि रतन टाटा ने ब्रज क्षेत्र के मरीजों के लिए नयति हॉस्पिटल की भी स्थापना की थी। रतन टाटा की सोच हमेशा से सिर्फ प्रॉफिट पाना ही नहीं रहा, बल्कि वो सामाजिक दायित्वों के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। उन्होंने न केवल टाटा ग्रुप के लिए अविस्मरणीय काम किया, बल्कि देश को एक अलग ऊंचाई पर ले गए। साथ ही उन्होंने समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे महान व्यक्तित्व को द संपादक एक्सप्रेस परिवार की ओर से शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, द संपादक एक्सप्रेस।